नमस्कार साथियों, आज हमें 7 तारीख है। अपन 3 एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अपन एक कोड डिस्कशन करते हैं। कोड क्या कहता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका कोड कहता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका एक वह दीपक है, स्वतंत्र न्यायपालिका ही वह दीपक है जो लोकतंत्र के अंधकार को न्याय में प्रकाश से दूर करता है ना। तो कहने का मतलब समझते हैं कि न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका बीच में संतुलन बनाता है। इंडिपेंडेंट पे कोई इसके ऊपर दबाव नहीं, बिना फेर ये कार्य करता है। तो उसी तरह मान लो कोई एक विधायक बनाया, पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। अगर ये ठीक से काम नहीं करता है तो जो सुप्रीम जो न्यायपालिका है उसके द्वारा आदेश जारी किया जाता है, भाई आप ठीक से कार्य की नहीं कर रहे हैं। ठीक वैसे अपन एक स्कूल के जरिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कोई स्कूल है, क्या है, ये कोई स्कूल है। इसके द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन बनाया है प्रिंसिपल के द्वारा, हेडमास्टर मान लो, हेडमास्टर ने कोई नियम बनाया है किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए और टीचरों के लिए। कि टीचर को बोला कि भाई आप स्टूडेंट को इतने 45 मिनट का पीरियड और इतने बजे से इतने बजे लेंगे। अगर ये ठीक से काम नहीं करता है, नियम के द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा जो इम्प्लीमेंट नियम बनाया है क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ठीक से नहीं हो रहा है, क्या वो देखता है, कौन देखता है, स्कूल के जो हेडमास्टर हैं वो देखते हैं कि जो नियम बनाए हैं क्या वो ठीक से कार्य कर रहे हैं, क्या विद्यार्थियों और टीचर के बीच में समय पे पीरियड लिया जा रहा है, क्या विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, क्या विद्यार्थी टाइम पे आ रहा है या टीचर टाइम पे नहीं आ रहा है। तो उसी तरह जो फेयर एंड इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं हेडमास्टर को यहाँ अपन जुडिशरी मानते हैं। और प्रधानाचार्य जो नियम बनाया है वो है विधायक का, क्या है, विधायक का। और टीचर यहाँ पे कार्यपालिका मानते हैं। तो उसी तरह बीच में एक कम्युनिकेशन काम करते हैं, वो है न्यायपालिका के अंदर हेडमास्टर का एग्जाम्पल समझ के अपन एक बेहतर तरीके से समझ पाए। तो ये आपको कोट है तो समझना है, क्योंकि आज इस पर डिस्कशन होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका वह दीपक है जो लोकतंत्र के अंधकार को न्याय के प्रकाश से दूर करता है। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द लैम्प दैट डिस्प्लेस दैट द डार्कनेस ऑफ द डेमोक्रेसी विथ द लाइट ऑफ जस्टिस। तो आगे चलते हैं। मैं एडिटोरियल डिस्कशन किस ऊपर हो रहा है कि एडिटोरियल डिस्कशन आज किस संदर्भ में है। एडिटोरियल डिस्कशन हमारा इस संदर्भ में है जो कि पहला एडिटोरियल डिस्कशन आया है, भारत की दुनिया का 100वां अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। तीसरा एडिटोरियल डिस्कशन आया है कि जो दूसरा आया है कोलिजियम प्रणाली, क्या है, कोलिजन प्रणाली। तीसरा आया है कि आईआईटी कंपनी जो है वो जो एआई पे रिसर्च काम कर रही है उसका क्या इम्प्लीमेंट है। और ये हमारा टेक्नोलॉजी पेपर विज्ञान प्रौद्योगिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आया है। और पेपर 3 के अंदर आया, पेपर विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर आया जो आईएमएफ के ऊपर, और ऐसे में तो है ही है। अपन इसी के सिलसिले में अपन एक डिस्कशन करते हैं जो आज अपन डिस्कशन करते हैं। चलते हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, कौन कह रहा है, आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, बेसिक अपन आईएमएफ बाद में पढ़े, पहले करंट पे पढ़ते हैं कि भारत वर्ष 2025 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 4था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ठीक है, अभी वर्तमान में इसकी 3 ट्रिलियन में, 25 में 4 ट्रिलियन इकोनॉमी जीडीपी है। जर्मनी की अनुमानित 2025 में 4.3 ट्रिलियन है। 2028 में भारत जापान को पीछे छोड़ते तीसरे स्थान की संभावना बनाई जा रही है। 2028 में भारत की अनुमानित जीडीपी बता रही है 5 ट्रिलियन बनने जा रही है, जो जापान के अनुमति। अभी ये सरसा में इसलिए आया, कि अभी जो भारत की जो जीडीपी टैरिफ लगा है वैश्विक जीवन पे, तो वहाँ पे कुछ रिपोर्ट आई, आउटलुक करके रिपोर्ट आई है सरसा में। कारण है कि आउटलुक जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है, जिसके अंदर वैश्विक जो 127 देशों के अंदर 86% विश्व की जीडीपी में गिरावट देखने को मिलेगी। कारण 2.8% के दर के बता रहे हैं कि 86% 127 विश्व, कारण कि जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ नीति लागू की गई उसी का परिणाम क्या। तो क्या भारत की नीति गिरेगी, भारत की भी जीडीपी गिरने की संभावना बताइए। पहले अप्रैल माह के अंदर बताई थी आईएमएफ के द्वारा कि 2025 के अंदर भारत की जीडीपी रहेगी कुल 6.5%, अब बताइए 6.2% रही है। अब आइए अपन बेसिक डिस्कशन करते हैं कि आईएमएफ क्या है। अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कोई मोहल्ला है, उसके अंदर लोग बैठे हैं। ये कोई मोहल्ला है, यहाँ पे 90 लोग बैठे हैं। कितने, 90 लोग। आईएमएफ 90 सदस्य है। आईएमएफ के अंदर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 90 सदस्य थे। अगर 190 सदस्य में से किसी की तंगी आई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो वो कहाँ जाएगा, इन मोहल्ले के पास। मोहल्ला मतलब आईएमएफ,
कौन है? IMF। अब ये 90 सदस्यों में से किसी के पास जो फंड इकट्ठा किया हुआ है वो इनको फंड देगा। क्या ऐसे ही देंगे? नहीं। तो क्या किया जाएगा भाई? शर्त लगाई जाए। कैसी शर्त लगाएगी? कि भाई शर्त ये रहेगी, शर्त क्या रहेगी? शर्त ये रहेगी भाई आपके द्वारा जो फंड खर्च किए जाए उनको शर्त करो। आप देश में पहला पॉइंट बताएगा वो शर्त लगाई, इस आधार पर आपको अपना खर्च कम करना पड़ेगा, फिजूल खर्ची नहीं करी। टैरिफ जो टैक्स नीति है रिफॉर्म किया जाए राजस्व बढ़ाने के लिए। जैसे IMF ने 1991 में जो बाहर से भारत जब LPG मॉडल लाया तो लोन दिया गया $2.2 बिलियन का। तीसरा बोल रहा भ्रष्टाचार जाति अंकुश लगाया जाए। जैसे भारत ने बहुत सारे प्रयास किए तो इस आधार पर IMF को विश्वास हो गया कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अब इसका ये 3 पॉइंट लिया। अब बेसिक बात थी, ये कब आया? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों साथ में आया था। दूसरा 190 सदस्य मैंने समझा दिया। तीसरा ये वाशिंगटन DC मुख्यालय है, ठीक है ना। और चौथा भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अब भारत के दृष्टिकोण इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक तो मौद्रिक सहयोग करना। क्या करना? गरीब देशों के लिए मौद्रिक देश सहयोग करना। कौन करता है? IMF के द्वारा। दूसरा पॉइंट आर्थिक रोजगार वृद्धि सहयोग करना तकनीकी सलाह के आधार पर। क्या करता है? तकनीकी सलाह के आधार पर आर्थिक सहयोग में सलाह करना। पहला पॉइंट क्या? पहला पॉइंट लिखेंगे उद्देश्य के बाद वैश्विक, क्या पहले? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट विनिमय दरों को कम करना। तीसरा पॉइंट सदस्य देशों को आर्थिक संकट से उबारना। चौथा पॉइंट आर्थिक वृद्धि के रोजगार को बढ़ावा देना। पांचवा पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। तो ये 4-5 पॉइंट है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। और भारत इसका संस्थापक सदस्य। अब ये IMF के साथ में डिस्कस हुआ, भारत के संदर्भ में डिस्कस करते हैं कि भारत इसके संदर्भ में क्या देखता है। भारत की बात की जाए, जब भारत 1945 से ही उसका संस्थापक सदस्य बना है। भारत एक तो संस्थापक सदस्य है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1991 पे LPG मॉडल आया जब भारत की इकोनॉमिक क्राइसिस खराब हो गई थी, तो रोकने के लिए भारत ने लोन दिया था। तो लोन $2.2 बिलियन का ऋण दिया था आर्थिक संकट निपटने के लिए। ये दूसरा पॉइंट भारत के संकट में IMF का। तीसरा पॉइंट भारत के आर्थिक वृद्धि नियमित रूप से समीक्षा। तो अपन ये मोटी मोटी एक बात अपन आज ये डिस्कशन किया है जो IMF का। अब दूसरा एडिटोरियल डिस्कशन किसके संदर्भ में है? वो है कोलिजियम सिस्टम। क्या है कोलिजियम सिस्टम? क्या कहता है? देखो, कोलिजियम सिस्टम पहली बार केस आया था 1981 के अंदर। कब आया था? 1981। उसके बाद 1998 के अंदर आया, जो कहा है भाई हम कार्यपालिका को अंदर फेरने के, हमारी जो न्यायपालिका व्यवस्था है जिसकी अपॉइंटमेंट और तबादले की जो बातें हैं वो हम ही करेंगे। फिर उसके बाद 2014 के अंदर वापस NJSS लेके आई गवर्नमेंट, मोदी सरकार, कि भाई हमने विश्वास नहीं, आप अपॉइंटमेंट भाई भतीजावाद और ट्रांसपेरेंसी जवाब देते जैसी अपनी बातें नहीं हैं, तो हम रिफॉर्म्स आते हैं। तो न्यायपालिका ने उसको रद्द किया। कार्यपालिका के जो कोलिजियम सिस्टम प्रणाली है वो क्या है? कोलिजियम सिस्टम प्रणाली है वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट में 4+1 सुप्रीम कोर्ट का CJI होता है, वरिष्ठ लोग, जो अभी वर्तमान में है। हाई कोर्ट के अंदर 2+1 होता है। तो ये जो क्या काम क्या करता है, इनका काम क्या है? इनका काम है एक तो अपॉइंटमेंट करना। क्या करना? अपॉइंटमेंट। दूसरा क्या है? दूसरा है ट्रांसफर। क्या है? ट्रांसफर। ये दो जो ऑब्जेक्ट है कोलिजियम सिस्टम प्रणाली का। अब कोलिजियम सिस्टम प्रणाली के आधार पर बात करते हैं कि भाई इनकी आलोचना क्यों होती है। क्या होती है कि भाई इस आलोचना क्यों होती है ना, आलोचना मोटी मोटी बात की भी आलोचना क्यों होती है। आलोचना देखो इसलिए होती है, इनके एक तो कोई भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा की बात ये की जा रही है कि भाई गोपनीयता, जो बातें करते हैं गोपनीयता जैसी देखने को नहीं मिलती है ना। पारदर्शिता का अभाव है कि भाई जज के द्वारा नियुक्ति करें, हम विश्वास कैसे करें। जवाबदेहिता है ना, भाई भतीजावाद, ठीक है। और कार्यपालिका और संसद के बीच में उपेक्षा की जाती है, कार्यपालिका और संसद की उपेक्षा की जाती है। तो इस तरह जो आलोचना होती है ना, वो आपसे क्या करता है? उम्मीद दिखाते हैं। अब सरसा में क्यों आया? सरसा में क्यों आया?
सरसा में इसलिए आया कि भाई 2022 से लेकर 2024 तक 303 जजों की सिफारिश भेजी थी सरकार के पास, वो अभी मंजूरी दे दी है 170 की। कोलिजन प्रणाली उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जजों की नियुक्ति को लेकर तबादले करने की प्रणाली सुविधा ली। क्या ये संविधान में उल्लेख है? इसका आंसर है नहीं। 3 जज मिलके, यो आपको मैंने बता दिया, वरिष्ठ न्यायाधीश 4+1 2+1 हाई कोर्ट के अंदर। अपन अब न्यायपालिका पे कुछ सवाल उठाते हैं, वो डिस्कशन करते हैं। रिपोर्ट आई है अभी, जस्टिस की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट आई है। वो स्वाति रिपोर्ट ये कहती है, कौन सी रिपोर्ट? स्वाति रिपोर्ट। क्या कह रही है स्वाति रिपोर्ट? ये कह रही है कि मान लीजिए कुछ न्याय व्यवस्था है, उसको सुधार जरूरत है, कमियां बहुत है, तो अपन उसी के रिलेटेड जोड़ते हैं। पहला पॉइंट, स्वाति रिपोर्ट आई है न्यायपालिका के अंदर, जिसके अंदर न्याय व्यवस्था की बातें की गई है। तो न्यायपालिका के अंदर भाई समस्या क्या है? एक तो धन की कमी है। क्या है? धन की कमी। दूसरा है जनशक्ति की कमी। मतलब जनशक्ति को पता है क्या है? जनशक्ति का मतलब होता है काम के बोझ अधिक है। तीसरा, और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे का अभाव है। तो इसी तरह न्यायपालिका में 3 कमियां रिपोर्ट के, स्वाति रिपोर्ट, न्यायपालिका की स्वाति रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ये बता, धन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे की कमी और जनशक्ति कमी से काम का बोझ अधिक होते हैं। अब मान लो चौथा पॉइंट क्या है? कुल उस न्यायालय में 31% ही जज है। कितना है? 31%। न्यायपालिका में देने में देरी आती है। उस न्यायालय में केवल 14% महिला है। कितने? 14%। अधीनस्थ महिलाओं में 38%। अधीनस्थ न्यायालय में कितनी है? अधीनस्थ न्यायालय में 38% न्यायालय। तो अपन ने महिला की बात की, महिला को उस न्यायालय में केवल 14% है, अधीनस्थ न्यायालय में। अब ये 5 पॉइंट हो गए कमियां। आगे और देखते हैं रिपोर्ट कमी क्या बताता है। रिपोर्ट ये कहती प्रत्येक 10 लाख पे जजों की संख्या 15 ही है, जबकि यहाँ पे रूल है WHO के अनुसार कि 50 जज होने चाहिए प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पे। अगले पॉइंट कमी की बात की जाए कि ये कह रहा है कि माल 10 वर्षों में केवल 18% से बढ़कर केवल 40% बढ़ोतरी हुई जज कैदियों की। 18% से केवल 40% कैदियों की बढ़ोतरी हुई, लेकिन जजों की कमी होने की वजह से और बढ़ती जा रही है कि जज समय पर निर्णय ने। उस न्यायालय के पास पर एक जज के पास 7,000 मामला मुकदमे आते हैं और अधीनस्थ न्यायालय के पास 2200। अगर मान लो जजों की संख्या कमी है, ठीक है, और जजों की संख्या कमी के साथ साथ कैदियों की संख्या बढ़ रही है, तो कौन पिसता है इसमें? गरीब लोग मरते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि 40% कैदियों के पास सोने के लिए जगह नहीं है, जबकि वहाँ संख्या कैदियों की बढ़ती जा रही है अपराधों की। तो इस तरह अपन डिस्कशन करने से क्या होता है कि कोलिजियम सिस्टम और IMAP का भी डिस्कशन किया, बेसिक डिस्कशन किया कोलिजियम सिस्टम और न्यायपालिका के ऊपर जो कमियां दिखाई जा रही है उसको डाटों के साथ, रिपोर्ट के साथ अपन संक्षिप्त में डिस्कशन किया। आगे चलते हैं। अब आया है AI। अपन AI समझते हैं। AI क्या होता है? ये कोई किसान है, खेत में गया, यहाँ कोई पौधा लगा हुआ है, इसके कीट लगे हुए थे जिसकी बीमारी का समाधान खोज रहा था। तो उसने प्लेंटेक्स नाम से कोई ऐप है, वहाँ पे सर्च किया, प्लेंटेक्स नाम से ऐप पे फोटो को अपलोड किया और AI के जरिए उसकी बीमारी का पता लगाया, क्या समाधान खोजा। तो ये कितने लाभदायक हो गई ना, है। तो ये है AI। मानव की तरह कोई मशीन काम करने लग जाए उसको बोलते हैं सोचने, समझने, तर्क करने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं? AI के पढ़ते। अब ये सरसा में क्यों आया कि AI जो टैरिफ लगाया किसने? जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को संरक्षण दे, प्रोटेक्शन के लिए, किसने? अमेरिका के द्वारा। IT सेक्टर को नुकसान होने वाला है। जो भारत का 2023 में $210 बिलियन का IT सेक्टर सेवा का लाभ मिला था, वो अब नहीं मिल पा रहा। कारण क्या है? कारण ये है कि अभी जो H1 वीजा है, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, उससे लोग काफ़ी विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब है, जब भी आया कोई प्रोटेक्शन नीति ऐसे लेके आ जाता है। अब भारत में एक पैट क्या पड़ा कि जब 1980 के अंदर जब राजीव गांधी के द्वारा जब कंप्यूटराइज रिवॉल्यूशन लेके आए थे, जॉर्ज फर्नांडिस अमेरिका के सांसद था। कौन? जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि ये रोजगार खाएगा। अभी AI आने की वजह से लोगों को रोजगार खाने की आशंका बढ़ती जा रही है। अभी तक डाटा कुछ आई नहीं है। उसी के विकसित देश हैं जो 70% से लेकर 90% अपने इंडिपेंडेंट रूप से काम करने की पसंद करते हैं कि भाई अपना IT सेक्टर अपना बड़ा। अब ये क्या है?
H1 वीज़ा पे रोक लगाने की बातें चल रही है। AI आने के बाद भी अपने देश में है, इतना AI आ गया तो अब टैलेंट लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अपन सोचते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से H1B वीज़ा क्या है? क्या है H1B वीज़ा? क्या है H1B वीज़ा? देखो, ये USA के द्वारा विदेशी USA कंपनियां हैं, वो टैलेंट जो स्मार्ट वर्कर के लोग बुलाने के लिए लाए जाने को उसको अनुमति दी गई है। कितनी? 85,000 प्रति वर्ष, 3 साल के लिए अपने देश में रहकर काम करेंगे। भारत का कोई मान लो श्याम है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, BTech M.Tech, और उसको अमेरिका के द्वारा ऑफर मिला गया भाई आप आ सकते हैं काम कर, लाखों रुपये पैकेज मिलता है तो जाते हैं। तो इसी के सिलसिले में H1 वीज़ा लेकर अब इसके ऊपर क्या कटौती कर दी है। तो भारत में IT सेक्टर पे इफेक्ट पड़ रहा है कि जो 2010 मिलियन 2023 के लिए इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? कि भारत को के पास AI का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है जितना चाइना और USA के पास है। चाइना अपने AI के क्षेत्र में रिसर्च इनोवेशन के मामले में 2.2 से 4% GDP खर्च करता है, भारत करता है 0.7%। अब अपन समझते हैं AI का खतरा क्या है, AI के इंजीनियरिंग क्या है। देखो, अपन पढ़ते हैं अभी AI एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि AI से खतरा क्या है। AI से खतरा, पहला पॉइंट, AI से बड़ी संख्या में AI तो ऑटोमेशन में अपना काम कर रही है, जिससे रोजगार जाने की संभावना रहेगी। दूसरा, सीधे अवसर भारतीय कंपनियों में मिलने वाला आउटसोर्सिंग कार्य, अब भारत जो सीधा अवसर मिल रहा था वो अब नहीं मिलने की संभावना है भारत को। भारत के संदर्भ में AI खतरा पॉइंट 2, एक तो है आउटसोर्सिंग कार्य में कमी आई है, और ये आधारित स्वचालन ऑटोमेशन जो काम करने लगते हैं वो, जैसे गाड़ी ऑटोमेटिक, तो रोजगार खाने की संभावना रहेगी। अब भारतीय इंजीनियरिंग गिरावट आई, भारतीय इंजीनियरिंग में गिरावट आई क्योंकि अब अमेरिका द्वारा AI पे इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रही है, तो भारतीय इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड के लोग हैं जो हर साल H1 वीज़ा 3 साल के लिए काम करने के लिए जा रहे थे वो अब नहीं जा पाएंगे। तो उसी के सिलसिले में अपन एक और डिस्कस करते हैं। और डिस्कशन क्या है, अब है ट्रंप की नीति से, जो मैंने बोला ना H1B नीति और अमेरिका फर्स्ट नीति की बातें करते हैं, इसी का नुकसान हो रहा है। जैसे अब टैरिफ लगा के IMF की जो गिरावट दर नजर आई। आर्थिक अवसर क्या है भाई? आर्थिक, अमेरिका से मिलने वाले IT कार्यों, अमेरिका से मिलने वाले IT कार्यों को 2023 में 210 अरब डॉलर की गिरावट नजर आने की संभावना है। 210 अरब डॉलर 2023 से मिली थी, अब जाके बड़ी होगी, वो अब कम मिलेगी। भारत के सेवा क्षेत्र का निर्यात पे खतरा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? भारत के निर्यात सेवा क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। भारत की कंपनियों को समाधान खोजना चाहिए अगर किसी देश, क्योंकि अमेरिका की डिपेंड नहीं होना, यूरोपियन देश, जर्मनी, जापान जैसे देशों को भी साझा जाए, है ना। अमेरिका देश पे क्यों एक डिपेंड, भारत को रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च फंडिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। अगला पॉइंट क्या है कि भी जो निवेश विकास AI में बढ़ावा दिए जाए ताकि दूसरे देश में संकट भी आए तो भारत को निपट, है ना। स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम किया जाए। क्या भारत AI के क्षेत्र में काम कर रहा है? तो आइए अपन आगे देखते हैं कि क्या कर रहा है AI के। भारत जो काम कर रहा है उसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? AI के भारत में क्या चल रहा है। देखो, भारत की वैश्विक जिम्मेदारी AI की बात करें ना, भारत की वैश्विक भागीदारी में क्या है, ठीक है ना, क्या है भारत की वैश्विक G20 वर्किंग ग्रुप हुआ था, उसमें भागीदारी की। AI का वर्किंग ग्रुप है, उसमें भागीदारी दी भाई। ग्लोबल पार्टनरशिप AI GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य भारत बना। इंडिया आई गो, इंडिया, ठीक है, इंडिया AI गो गवर्नमेंट निक जो पोर्टल है, जैसे ज्ञान की नीति और परियोजना की साझेदारी की यहाँ पे टॉक होती है। भारत अमेरिका IC एंड इनिशिएटिव क्रिटिकल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के में AI का सहयोग होता है। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे भारत के साथ साझा समझौता कर रहा है। देखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना। भारत की भूमिका AI में क्या है? एक तो GPAI, क्या है GPAI मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप, GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थापक सदस्य। G20 AI वर्किंग ग्रुप में भाग दिया। भारत अमेरिका जैसे साझेदार कर रहे हैं। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों के साथ क्षमता साझा किया है। और इंडिया AI गवर्नमेंट निक इन पर ज्ञान नीति परियोजना जैसे साझेदारी कर सकते हैं आप। अब भारत में AI की क्या है? AI भारत है, ऐप बना हुआ है AI भारत, और भुवन AI इसरो के द्वारा।
तो इस तरह अपने डिस्कशन कर सके, अपना 3 टॉपिक कवर हो गए, 2 साइंस टैग, एक साइंस टैग का, एक विश्व अर्थव्यवस्था का और एक पॉलिटिकल का, जो सेकंड थर्ड पेपर में आता है। नेक्स्ट एडिटोरियल में एक बार फिर मिलते हैं, और अपनी इथिक्स जो मैं केस स्टडी डाल रहा हूँ आज डाल दूंगा, उसके बाद में फिर आपको अलग से वीडियो बना के उसको संक्षिप्त में समझाया जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एडिटोरियल के साथ।